Good morning, friends. I'm Jyoti Sachdev Choksi. We have been dealing with law subject at the foundation level, CA foundation level, और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स ऑफ लॉ। और उसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स है, मैं बोलूँगी कि जो भी अमेंडमेंट्स है वो LLP एक्ट से रिलेटेड है। और मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया कि ये बहुत ग्रोइंग एक्ट है, मतलब ये फोर्स में आया था 2008-9 से। तो अभी धीरे धीरे उसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, प्रोविजंस ऐड कर रहे हैं व्हाट आर रिक्वायर्ड। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस है जो इम्पोर्टेंट भी है। और आपको ये भी पता होगा कि लॉ में जितने भी चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, वो पूछने के एग्जाम में चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अमेंडमेंट्स आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीडियो एक बार रेफर कर लेना। एंड आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि पहले जो हमने LLP एक्ट क्लासरूम में पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद ये अमेंडमेंट्स रेफर करो। तो पुराना प्रोविजन क्या था और उसमें क्या चेंज आया है, क्या नया आया है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द अमेंडमेंट्स विच आर गिवन इन RTP एप्लीकेबल टू नवंबर 2022 CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ठीक है। तो पार्ट 1 में LLP एक्ट की अमेंडमेंट्स दी है। देखो, LLP एक्ट 2008 that has been amended, dated 13th August 2021 and amendments will be coming into force। अच्छा, अमेंड हुआ कब, अप्रूवल कब आया, तो 13 अगस्त 2021 को आया। पर फॉलो कब से करना है, तो 1 अप्रैल 2022 से फॉलो करना है। तो ये जो अमेंडमेंट्स है ये अब आपको एप्लीकेबल है, तो एग्जाम में आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। देखो, स्टार्टिंग में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ पूरा अमेंडमेंट्स का कि क्या क्या चेंजेस है। उसके बाद जो हमारी नवकार की बुक है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या आपको वहाँ पे ऐड करना है। तो आपको अलग से ये शीट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में नवकार की बुक में प्लस माइनस कर देंगे तो आपकी अमेंडमेंट्स वहीं पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है। पर पूरा लेक्चर अटेंड करना, उसके बाद अपन लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे। चलो प्रोविजंस में जाते हैं। ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ऑलरेडी मैं क्लास में आपको बोल चुकी हूँ कि जहाँ पे भी LLP एक्ट में कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है वहाँ पे हमको करना है 2013। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है। तो हमने CG वाला प्रोविजन पढ़ा था LLP में, वहाँ पे लिखा था कि CG चाहे तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन LLP पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। पर वहाँ पे क्या लिखा था, कंपनीज एक्ट 1956 लिखा था, बरोबर। तो वहां पे आपको बोला था भाई जहां पे भी 1956 है वहां पे अभी हमको अज्यूम करने का 2013। सो दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। सेकेंड अमेंडमेंट में जाते हैं जो एक्चुअली कुछ मेजर अमेंडमेंट नहीं है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है इट इज सेम एज कंपनीज एक्ट। ठीक है। तो सेम एज कंपनीज एक्ट वाला डेफिनेशन। और पहले क्या था, तो कंपनीज एक्ट 1956 था, अब इन्होंने क्या कर दिया, तो कंपनीज एक्ट 2013 कर दिया। सो ये सेम एक रेप्लिकेटेड डेफिनेशन है जो कहाँ से लिया है, कंपनीज एक्ट में से लिया है। ठीक है। पहले उसमें थोड़ा बहुत चेंज था, अब कुछ भी चेंज नहीं किया। सो वहां पे मैं सिंपली लिख देती हूँ इट इज सेम एज कंपनीज एक्ट। ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में जो आपने बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पढ़ा है वही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। अलग से कोई नया बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अभी अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद जाते हैं बिजनेस की डेफिनेशन में। उसमें भी माइनर सा चेंज किया है। देखो, पहले बिजनेस की डेफिनेशन जो थी LLP में उसमें क्या इंक्लूडेड था, तो ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन वाज इंक्लूडेड। अब इन्होंने क्या किया, बिजनेस की डेफिनेशन में ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन तो लिखा ही है। हर प्रोविजन में काफी सारे जो अमेंडमेंट वाले प्रोविजन है उसमें इन्होंने पावर दे दिया है CG को। ठीक है। तो CG के पास पावर है, वो किसी बिजनेस को यहाँ से हटा भी सकते हैं। उनके पास पावर है, वो चाहे तो किसी बिजनेस को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। जैसे सिंपल से आपको एग्जांपल दूं तो कोई बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो वो LLP नहीं कर सकता बिकॉज पहले ही RBI और गवर्नमेंट ने उसके लिए ना बोल के रखा है। तो यहाँ पे भी पावर किसको दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो CG अगर नोटिफिकेशन को इशू करे कि भाई ये एक्टिविटीज नहीं करनी है तो वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है। सिंपल। तो CG चाहे तो किसी एक्टिविटी को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते, जो पहले नहीं लिखा था पर अब स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर दिया। ओके।
उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जिस पे काफ़ी सारे पहले डिस्कशंस होते थे, अब इन्होंने फाइनली इसको फोर्स में ला दिया। जैसे स्मॉल कंपनी होता है कंपनीज एक्ट में, वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया स्मॉल एलएलपी का। ठीक है, सो इट इज़ अ न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन। ये नया प्रोविजन है, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, ये पहले एलएलपी एक्ट में नहीं था। ओके, सो द डिस्कशन इज अबाउट स्मॉल एलएलपी। तो स्मॉल एलएलपी क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2TA, सेक्शन 2TA। ठीक है, आपको ये जो अमेंडमेंट से लॉ की या आईसीआई की साइट से मिल जाएगी, एक बार वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो साथ साथ में उसको रेफर भी कर सकते हो। देखो स्मॉल एलएलपी को कैसे डिफाइन किया। स्मॉल एलएलपी हम उसको बोलेंगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब देखो जब भी ये लोग कुछ डिफाइन करते हैं ना, जैसे स्मॉल कंपनी डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे एक लिमिट दे देते हैं कि भाई इनका जो टर्नओवर है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये इस अमाउंट से नहीं बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस, उसमें एक हायर लिमिट भी दे देते हैं कि सीजी चाहे तो इसको बढ़ा के 5 करोड़ तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो 5 करोड़ का लिमिट कब अप्लाई होगा, जब सीजी बोले। अब तक तो सीजी ने कुछ भी बोला नहीं है, तो हमारे लिए जो लिमिट एप्लीकेबल होगा दैट विल बी 25 लाख रुपीज। ठीक है, तो स्मॉल एलएलपी हम किसको बोलेंगे, जिस एलएलपी का कॉन्ट्रीब्यूशन, जिस एलएलपी का कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है पता है ना, कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जिस एलएलपी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेस देन और इक्वल टू 25 लाख रुपीस है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए, एंड। ठीक है, एंड मतलब दूसरी भी कंडीशन हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो सेकेंड कंडीशन में देखो क्या लिखा है, द टर्नओवर ऑफ विच as per the statement of accounts and solvency for the immediately preceding financial year does not exceed 40 lakh rupees or such higher amount not exceeding 50 crore rupees as may be prescribed। ठीक है, तो पहला तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख और उससे कम है, और दूसरा एंड जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में, अगर 2023-24 की बात करो तो 22-23 का टर्नओवर देखना पड़ेगा। 22-23 की बात करो तो 21-22 का टर्नओवर आपको चेक करना पड़ेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 40 लाख रुपीज। ठीक है, तो दो कंडीशन अपन को याद करनी है। पहला, कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम है, एंड टर्नओवर 40 लाख या उससे कम है, तो उसको बोला जाएगा स्मॉल एलएलपी। अच्छा बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन 20 लाख हो, 20 लाख हो और टर्नओवर अगर 50 लाख हो गया, तो उसको स्मॉल एलएलपी हम बोलेंगे कि नहीं। सुना ना एग्जाम्पल, फिर से बोल रही हूं, अगर कंट्रीब्यूशन 20 लाख है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो लिमिट से कम है, पर टर्नओवर लिमिट से बढ़ गया, 50 लाख हो गया, तो इसको स्मॉल एलएलपी बोलोगे कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो, तो आंसर इज नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या लिखा है, एंड। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई, पर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तभी उसको बोला जाएगा स्मॉल एलएलपी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, सो which meets other requirements as may be prescribed and fulfill such terms and conditions as may be prescribed। अब कौन सी conditions है, कौन सी requirements है, वो अब तक बताया नहीं है। ठीक है, तो सीजी बोल दे भाई ये छोटी मोटी एलएलपी है, ये चाय का बिजनेस करिए, तो इसको अपन स्मॉल एलएलपी बोलेंगे, तो स्मॉल एलएलपी बोल देने का। पर वैसी कोई कंडीशंस अब तक उन्होंने स्पेसिफाई नहीं की है। तो फिलहाल के लिए हमको दो कंडीशन चेक करनी है, कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम होना चाहिए, एग्जैक्ट 25 लाख होगा तो भी चलेगा, और टर्नओवर 40 लाख या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी तो उसको बोला जाएगा इट इज अ स्मॉल एलएलपी। चलो, तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोविजन में जाते हैं, दैट इज द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, और इसमें है ना, देखो जो भी ये आरटीपी का चेंजेस आपको दिया है, उसमें जो भी बोल्ड किया है दैट इज द थिंग चेंज्ड, बाकी का प्रोविजन एज इट इज सेम रखा है। ठीक है, तो डीपी का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर में जाते हैं, सेक्शन 7। ठीक है, every LLP shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be a resident in India। ठीक है, ये हमको पता है, और ये भी आप अपन क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहले ये डेज थे 182,
कंपनीज एक्ट में 120 किया, फाइनली एलएलपी में भी वो चेंज कर दिया, तो अब इन्होंने चेंज दिया है और उसको हाईलाइट किया है। तो डेज एप्लीकेबल आर 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो पहले 182 डेज का लिमिट अप्लाई होता था, अब वो नहीं अप्लाई हो रहा, अब हमको डेज चेक करना है 120। ठीक है, तो अगर पर्सन 120 डेज के लिए इंडिया में रिसाइड कर रहा है, इंडिया में स्टे कर रहा है, तो वो माना जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारे 2 डीपी में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड वाला प्रोविजन आपको ऑलरेडी पता है, नॉमिनी वाला, वो सेम प्रोविजन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चेंज किया डेज वाला जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर डीपी के कौन कौन माना जाएगा, किस किस को बना सकते हैं, तो जिसका नाम हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा था, द पर्सन हुज नेम इज स्पेसिफाइड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो माने जाएंगे हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेकेंड, टाइम टू टाइम आप चाहो तो डीपी को अपॉइंट कर सकते हो, मतलब हमने एलएलपी स्टार्ट किया तब हमने 3 डीपी रखे थे, उसके बाद 2 महीने हुए 2 और डीपी अपॉइंट किए। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड एनी पार्टनर में बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट के हिसाब से आप डीपी को अपॉइंट भी कर सकते हो और अग्रीमेंट के हिसाब से डीपी सीज भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए था, उसको 1 साल के लिए हमने अपॉइंट किया, तो वो 1 साल के बाद डीपी नहीं है। ठीक है, या एक पर्टिकुलर प्रोविजन बनाया कि मिस्टर बी है, उसको हम 1 मई से एडमिट करेंगे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो जैसा अग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से वो डीपी बन सकता है। एंड थर्ड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, इनकमिंग पार्टनर के केस में अगर आपको याद हो, अगर कोई नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो तो उसका कंसर्न आपको पहले देना पड़ेगा। तो सेम वे डीपी किसी को बनाना है तो उसका प्रायर कंसर्न अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, वो बोलेगा कि मैं अपनी मर्जी से डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा हूं, मुझे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर है, उस डॉक्यूमेंट पे उसका साइन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एलएलपी को रजिस्ट्रार को, देखो कुछ भी चेंज करोगे, कोई भी नया पार्टनर आएगा, कोई पार्टनर जाएगा, नाम चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा, तो आपको आरओसी को तो नोटिस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि ये पर्सन हमारा डीपी बन गया है, और वो भी कैसे बताओगे, बताओ तो, इन सच फॉर्म सच मैनर अलॉन्ग विथ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और यहाँ पे टाइम लिमिट हमारा कॉमन वाला है, वो याद रखना 30 डेज। ठीक है, तो जो भी लोग आपके डीपी बनना चाहते हैं, जिन्होंने अपना कंसर्न दे दिया है कि हमको डीपी बनना है, ठीक है, तो 30 डेज में आपको आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा। सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, सिंपल है। हर डीपी के पास डीपीआईएन होना चाहिए भाई, पहले अगर आपको डीपी बनना है तो पहले डीपीआईएन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कहाँ लिखा है, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कौन से सेक्शन, 153 टू 159। अच्छा, ये तो डिन वाले सेक्शन है, तो जैसा डिन का प्रोसेस होता है, आपको बताया था एमसी की साइट पे जाने का, डिटेल्स डालने की, तो डिन अलॉट होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेम वे वो लोग आपको अलॉट करेंगे डीपीआईएन, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो प्रोविजंस विल रिमेन सेम। ठीक है, चलो तो डीपी में आ जाते हैं। पहले वाले प्रोविजन सारे सेम है, इसमें अपन को याद पहले ये चीज रखनी है कि 120 डेज का क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है रादर देन 182, वो चेंज है जो आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है। और डीपी कैसे बनेगा, ठीक है, डीपी कैसे बनेगा, तो फर्स्ट कंडीशन, जिनका भी नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपने लिखा था वो आपके डीपी है, या तो फिर एज पर द अग्रीमेंट भी आप उनको डीपी बना सकते हो, या वो सीज भी हो सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट और बाय देयर कंसर्न। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हमको किसको देना है, आरओसी को देना है। टाइम लिमिट कितना है, 30 डेज। ठीक है, तो डीपी ने अगर कंसर्न दे दिया कि हाँ मेरे को डीपी बनना है, तो 30 डेज में आपको आरओसी को नोटिस सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो हियर द टाइम लिमिट एज एप्लीकेबल इज 30 डेज। और ये कंसर्न वाला एक नया पॉइंट है जो इनकमिंग पार्टनर में था, डीपी में नहीं था, वो यहाँ पे भी इन्होंने ऐड कर दिया। और कंपलसरी डीपी बनने के लिए डीपीआईएन उसके पास अवेलेबल होना चाहिए।
ठीक है, सो दैट इज अ चेंज इन द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, सिंपल। चलो अभी हम नेक्स्ट प्रोविजन में जा रहे हैं, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। एकदम सिंपल सा प्रोविजन है और देखने जाओगे तो ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं किया है इन्होंने। सेक्शन 13 रजिस्टर्ड ऑफिस वाला प्रोविजन, अगर आपको पता है हमारा ऑफिशियल एड्रेस जहाँ से हम एलएलपी का बिजनेस कैरी ऑन करते हैं उसको बोला जाता है हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस। उसमें सारे प्रोविजन सेम है, सिर्फ पेनल्टी का अमाउंट इन्होंने यहाँ पे चेंज किया है। तो पेनल्टी में क्या था कि अगर आप कोई प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहे तो पेनल्टी 2000 से लेके 25,000 तक की थी, दैट वाज ओल्ड प्रोविजन। अब इन्होंने पेनल्टी का अमाउंट चेंज कर दिया, उसको पढ़ लेते पहले। So if any default is made in complying with the requirements of this section मतलब registered office वाला section, then the LLP and its every partner, मतलब LLP को भी पेनल्टी भरनी है और पार्टनर को भी पेनल्टी भरनी है। कितनी पेनल्टी भरनी है? पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। मतलब डेली पेनल्टी आ गई है कितनी? 500 रुपीज। 500 रुपीज पर डे पेनल्टी लगेगी जब तक वो आप करेक्ट नहीं करोगे, and subject to a maximum of 50,000 rupees for LLP and its every partner। तो मैक्सिमम अमाउंट भी लिख दिया है 50,000 रुपीज, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये पेनल्टी पुराना वाला अपन को कैंसिल करके न्यू ऐड करना है, 500 पर डे एंड मैक्सिमम 50,000 LLP के लिए भी एंड उनके पार्टनर के लिए भी, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है, ओके। चलो फिर नेम के सेक्शन में आ जाते हैं, सेक्शन 15। फर्स्ट वाला सफिक्स का क्राइटेरिया सेम है, एज इट इज है, ठीक है। इसमें है ना इन्होंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, सिर्फ पहले क्या ना इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म वर्ड लिखा था कि किसी और पार्टनरशिप फॉर्म के साथ रिजेंबल या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म और बॉडी कॉर्पोरेट वो हटा के इन्होंने कर दिया LLP, कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, ओके। तो 3 पॉइंट्स ही आपको याद रखना है। हमारा जो नाम है वो किसके साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। पहले पार्टनरशिप फॉर्म लिखा होता था, अब नहीं लिखा, तो अब क्या लिख दिया? किसी और LLP के साथ मैच नहीं होना चाहिए, किसी और कंपनी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, या किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सिंपल सा एग्जाम्पल दो, जैसे हैवमोर है तो उनका जो इनिशियल आता है ट्रेडमार्क आता है, फॉर एग्जाम्पल HM आता है, तो वो HM भी मेरे LLP का नाम का इनिशियल नहीं होना चाहिए। तो अगर हैवमोर वाले कंप्लेन करेंगे तो CG मेरे को बोलेगा नाम चेंज कर दो, ठीक है। तो किसी और के ट्रेडमार्क के साथ भी ये सेम होना नहीं चाहिए। व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? विच इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना आइडेंटिकल वाले में। चेंज ऑफ नेम तो भाई पहले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 खतरा फ्रॉड जैसा है, तो इसका सेक्शन भी हमको याद रखना है। चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP गवर्न बाय सेक्शन 17, ठीक है। देखते क्या चेंज किया इन्होंने, कुछ वर्ड्स इसमें इन्होंने चेंज किए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड 16, मतलब 15 वाला कौन सा सेक्शन है? नेम वाला, और 16 वाला कौन सा सेक्शन है? रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम, जहाँ पे हम एप्लीकेशन करते हैं चेंज के लिए। किसको एप्लीकेशन करते हैं? तो ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वालों को एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सो इफ थ्रू इनएडवर्टेंस मतलब ओवरसाइट, मतलब ध्यान से रह गया, मतलब आपका नाम किसी और के साथ सिमिलर था, सेम नहीं था, पर उनका ध्यान नहीं गया और उन्होंने वो नाम हमको अलॉट कर दिया, ठीक है। LLP on its first registration or on its registration by new body corporate, its registered by a name which is identical with or too nearly resembles name of any other LLP or company or a registered trademark which is under Trademark Act 1999 and is likely to be mistaken for it, then on application of such LLP or proprietor referred to in clause A and B respectively or a company, the central government may direct such LLP to change its name or new name within a period of 3 months from the date of issue of such direction, ठीक है। तो इसमें अगर पढ़ने जाओगे तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, 1-2 वर्ड्स में इन्होंने चेंज किया है। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि ओवरसाइट की वजह से अगर वो नाम रह गया तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को कि पहले क्यों अलॉट किया, क्योंकि इन्होंने वो वहां पे मेंशन कर दिया है
क्या लिखा है, थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज। सो ओवरसाइट मतलब उनका ध्यान नहीं गया और वो नाम आपको अलॉट हो गया। फिर किसी कंपनी ने कंप्लेन फाइल किया कि हमारे जैसा नाम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो बोले तो हमको नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, ये प्रोविजन सेम है, 3 months का टाइम। Provided that an application of the proprietor of registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration of change of name of LLP under this act। अब ये newly inserted provision है। यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं भाई कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, उनका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, और मैंने भी अपने LLP का नाम क्या रख दिया, XYZ LLP रख दिया। अब वो कंपनी को अगर वो पता चला और 3 साल में उन्होंने एप्लीकेशन किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर रजिस्टर करवाया 2020 में, 2020 में अगर मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाया एज अ XYZ LLP और उनको पता चला कि ये हमारे जैसा ही नाम है, तो उनके पास 3 साल का टाइम है। ठीक है, तो 2000 में मैंने रजिस्टर करवाया, 2020 में फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर करवाया, तो मैक्सिमम बाय 2023 वो एप्लीकेशन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 5 साल के बाद बोलेंगे भाई नाम चेंज करवाओ, तो वो नहीं पॉसिबल है। इनिशियल ईयर्स में ही आपको वो कंप्लेन और एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी कंपनी का अगर मैंने नाम ले लिया है, उनको 3 साल में पता चल जाता है और एप्लीकेशन कर देते तो वैलिड है, उसके बाद वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे टाइम लिमिट याद रखना 3 years। सेकेंड पॉइंट में जाता है चेंज ऑफ नेम में। Where a LLP changes its name or obtains a new name under subsection 1, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice to the registrar। मतलब LLP को नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 months, CG ने बोला तब से, और नाम चेंज हो गया, ROC को एप्लीकेशन कर दिया, नाम चेंज करवा दिया, 15 दिन में ROC को बताना पड़ेगा कि हमारा नया नाम रजिस्टर हो चुका है, उसके साथ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी देना है कि क्यों चेंज किया, क्योंकि CG ने बोला। तो ROC वाले क्या करेंगे, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको बना के देंगे नए नाम के साथ। पहले XYZ नाम के साथ था, अब ABC LLP नाम से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमने वो सर्टिफिकेट में चेंजेस हो चुके, नया सर्टिफिकेट हमको मिल गया, तो हमको क्या करना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days हमको अपने LLP अग्रीमेंट में अपना नाम चेंज करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, नाम चेंज करवाएंगे, फिर ROC को बताएंगे 15 days में। ROC क्या करेगा, नया सर्टिफिकेट नए नाम के साथ हमको बना के देंगे, और जैसे ही वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया, तो विद इन 30 days में हमको LLP अग्रीमेंट में नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ नेम। थर्ड पॉइंट में जाते हैं, इफ द LLP इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट shall allot a new name to LLP in such manner as may be prescribed। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हमने नहीं मानी, मतलब अभी भी हमारा नाम क्या है, XYZ LLP है, तो CG खुद हमारा नाम चेंज कर देगी। और अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो ये लोग क्या करते हैं, पहले हमारा नाम था XYZ LLP, तो ये हमारा नाम रख देंगे XYZ LLP नॉट कंप्लाइड विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब जो सर्टिफिकेट भी आएगा वो इसी नए नाम के साथ आएगा, तो जब तक आप नाम चेंज नहीं करोगे तो हर चीज पे, हर सर्टिफिकेट पे ऐसा ही नाम प्रिंट हो जाता है, XYZ LLP नॉट कंप्लाइड विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये नया नाम वो हमको दे देंगे। ठीक है, तो फटाफट क्या करने का, नाम खुद ही चेंज कर लेने का। So central government shall allot a new name in such manner as may be prescribed and the registrar shall enter the new name। ठीक है, वो खुद ही नया नाम अपने रजिस्टर में एंटर कर देंगे इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम एंड इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी उसी नाम से आएगा विथ न्यू नेम विच द LLP शल यूज देयर आफ्टर, फिर वो हमको वही नाम यूज करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दैट सबसेक्शन शल प्रिवेंट LLP फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग। ठीक है, तो हमको गलती का एहसास हो गया, अब हमको नाम चेंज करना है तो कर दो, फिर नया नाम आप जो चेंज करोगे वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द सेक्शन ऑफ चेंज ऑफ नेम। इसमें काफी सारे चेंजेस हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हमको अच्छे से याद रखना है। चेंज ऑफ नेम गवर्न्ड बाय सेक्शन 17। ओके,
चलो नेक्स्ट में जाता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर। ये है ना, बहुत चेंजेस नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही चेंज है। चेंज इन पार्टनर मतलब पार्टनर का नाम और एड्रेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पार्टनर क्या करेगा, वो चीज़ के बारे में किसको बताएगा, एलएलपी को बताएगा 15 डेज, और एलएलपी किसको बताएगा, तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजन सेम है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सब सेम है। पेनल्टी का अमाउंट चेंज किया है, तो पेनल्टी का अमाउंट हम चेंज कर देते हैं। पहले क्या था, 2000 से लेके 25,000 पेनल्टी था। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, द एलएलपी एंड इट्स एवरी डीपी शेल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 वायलेट करोगे। अच्छा, सबसेक्शन 2 क्या है, तो एलएलपी को क्या करना है, 30 डेज में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि हमारा पार्टनर का नाम और एड्रेस चेंज हो गया। अगर 30 डेज में नहीं इन्फॉर्म करोगे तो 10,000 रुपये पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। एंड इफ द कॉन्ट्रावेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इज मेड बाय एनी पार्टनर, यहाँ पे एलएलपी नहीं कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। तो पार्टनर क्या कर रहा है, उसका नाम एड्रेस चेंज हो गया पर उसने एलएलपी को बताया नहीं। सो सच पार्टनर शेल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ 10,000, ठीक है। तो पार्टनर नहीं बताएगा तो पार्टनर के लिए पेनल्टी 10,000, और एलएलपी अगर आरओसी को नहीं बताएगा तो एलएलपी और डीपी के लिए भी पेनल्टी कितनी है, 10,000। तो यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट विल रिमेन सेम, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो पुराना वाला 2,000 टू 25,000 हमारे लिए हो गया कैंसिल। क्लियर? बाकी जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सेम है, लास्ट वाला पॉइंट सेम है, 6 पॉइंट इज सेम। ये हमने पढ़ा था कि भाई पार्टनर को पता है एलएलपी नोटिस नहीं देगा तो पार्टनर की ड्यूटी बनती है खुद एलएलपी को, आरओसी को नोटिस देना, ठीक है। फिर आरओसी कंफर्म करेगा एलएलपी से, ओके। तो ये पॉइंट सेम है, इसमें हम नहीं पढ़ रहे आगे। नेक्स्ट सेक्शन में चले जाते हैं, तो फिर से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज फ्रॉड। सेक्शन 30 एलएलपी का सेक्शन 30 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, इसको याद रखना, ठीक है। इसमें भी उन्होंने डेफिनेशन वगैरह में कुछ चेंज नहीं किया है, फ्रॉड के ही पॉइंट्स है। देखो डेफिनेशन इज सेम, so liability for this will be unlimited. ठीक है, ये भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट चेंज किया है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो चेंजेस है एलएलपी में वो पेनल्टी में ही इन्होंने किया है, और अच्छे चेंजेस है पेनल्टी में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, पता है, इम्प्रिजमेंट 2 years, 2 साल तक जेल में जाना पड़ सकता है, एंड फाइन लगेगा 50,000 टू 5 लाख, ठीक है। वो इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने पेनल्टी लगा दिया है कि इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years, ठीक है। तो 2 years की जगह पे क्या हो गया, 5 years हो गया, एंड फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 टू 5 लाख, ठीक है। तो फाइन का अमाउंट विल रिमेन सेम, सिर्फ यहाँ पे एक ही चेंज किया है, 2 years की जगह पे 5 years आ गया, ठीक है। बाकी का प्रोविजन एज इट इज है, ठीक है। तो फ्रॉड वाले प्रोविजन में एक ही चेंज है, 2 years की जगह पे 5 years। चलो नेक्स्ट में जाते हैं, सेक्शन 34, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, देखो ये पूरा प्रोविजन सेम है। ईच ईयर कैश और अक्रूवल डबल एंट्री रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल होने चाहिए। 6 महीने में हमको स्टेटमेंट फाइल करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। डीपी का साइन होना चाहिए, ठीक है। और रजिस्ट्रार को फाइल करना है हमको अलॉन्ग विद सच फीस सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। ये पूरा प्रोविजन सेम है। एलएलपी को अगर सीजी बोले, कुछ क्राइटेरियाज अगर फुलफिल होते हैं तो एलएलपी को ऑडिट भी करवाना पड़ता है। तो ऑडिट करवाने का बोले तो एलएलपी की ड्यूटी बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी सीए के पास से क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, तो पेनल्टी चेंज किया। अब देखो क्या बोला है, एनी एलएलपी और पार्टनरशिप विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, ठीक है। तो सबसेक्शन 3 कौन सा है, तो अभी हमने पढ़ा कि एलएलपी की ड्यूटी बनती है कि आपको रजिस्ट्रार को ये दोनों स्टेटमेंट फाइल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलएलपी ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अगर रजिस्ट्रार को टाइम पे फाइल नहीं कर रहा तो उसको पेनल्टी बेयर करनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी अप्लाई होगी, सो एलएलपी एंड इट्स डेजिग्नेटेड पार्टनर शेल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज फॉर ईच डे, ठीक है, पर डे 100 रुपीज
ड्यूरिंग विथ सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख फॉर LLP एंड 50,000 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट इन्होंने चेंज कर दिया है, 100 पर डे पेनल्टी आ गया अगर स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे तो। मैक्सिमम LLP के लिए कितना है, 1 लाख रुपीज है, और DP के लिए कितना है तो 50,000 है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो ये पेनल्टी हमको बेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे जो सबसेक्शंस है, फॉर एग्जांपल हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, देखो सबसेक्शन 1 दिखा देती हूँ आपको। सबसेक्शन 1 में हमने ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या 6 मंथ्स में जो हमको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है वो हमने प्रिपेयर नहीं किया, या फिर ऑडिट करवाना था और ऑडिट नहीं करवाया। ठीक है, तो ये 3 सबसेक्शन हमारे वायलेट हो रहे हैं अगर 1, 2 एंड 4, तो उसमें अलग से पेनल्टी दिया है। तो उसमें पेनल्टी पर डे वाली नहीं है, फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, एंड एवरी DP shall be punishable with fine 10,000 to 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे वो डेली पेनल्टी नहीं है, अलग से अमाउंट में पेनल्टी दिया है। तो अगर दूसरे प्रोविजंस वायलेट करते हो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे, स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर रहे, ऑडिट नहीं करवा रहे, तो पेनल्टी LLP को कितना लगेगा, 25,000 to 1 लाख, सॉरी 25,000 to 5 लाख रुपीज, और DP के लिए 10,000 से लेके 1 लाख। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग पेनल्टीज है। तो पुराना वाला जो पेनल्टी है 25,000, 5 लाख, 10,000, 1 लाख, वो सब कैंसिल, उसकी जगह पे अब ये पेनल्टी हम याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, न्यूली इंसर्टेड एक प्रोविजन है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या बोला है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विथ नाफरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम पढ़ते हैं ना, जो आप इंटर लेवल पे जाके पढ़ोगे, अभी फाउंडेशन लेवल पे नहीं आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कमिटी बनाती है उसका नाम है नाफरा, दैट इज अ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है। सो कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग and standards of auditing as recommended by ICAI constituted under section 3 of Chartered Accountant Act 1949 for a class or classes of LLP। तो यहाँ पे फिर से देखो पावर किसको दिया, CG को। तो CG चाहे तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है नाफरा से बात करने के बाद, एंड जब ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो उसके ऑडिट के अलग से स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसको हम ऐसे बुलाते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स में ES आता है और ऑडिट में ऐसे आता है। तो CG नाफरा से कंसल्ट करने के बाद बताएगा कि LLP को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, कौन से ऐसे उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सूनर ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग विल बी एप्लीकेबल टू LLP एंड दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद जाते हैं हम एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न गवर्न बाय सेक्शन 35। जैसे IT का रिटर्न भरना होता है वैसे LLP को भी एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया है, टाइम लिमिट वगैरह सेम है, सिर्फ पेनल्टी का अमाउंट चेंज किया है। तो पेनल्टी क्या होगा, अगर LLP ROC को टाइम पे फाइल नहीं कर रहा तो LLP और उसके जो DP है उनको पेनल्टी लगेगा 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर LLP एंड 50,000 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं ना, तो अगर आप स्टेटमेंट ROC में फाइल नहीं कर रहे हैं ना, तो सेम पेनल्टी है, देख लो, 100 पर डे, 1 लाख एंड 50,000 मैक्सिमम। तो ये सेम पेनल्टी एनुअल रिटर्न में भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो 3 चीजें LLP को ROC को देनी होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एक एनुअल रिटर्न। तो तीनों में अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो पेनल्टी अमाउंट विल रिमेन सेम। ठीक है, सो ये वाला पेनल्टी इज सेम एज अबव। चलो नेक्स्ट हेडिंग्स में जाते हैं। ये सारी न्यूली इंसर्टेड प्रोविजंस है और ये सब अथॉरिटी से रिलेटेड है। मतलब अगर डिस्प्यूट होगा, LLP का कुछ कंप्लेन आएगा तो कहाँ पे केस को लेके जाना है, सो अथॉरिटी रिलेटेड ये प्रोसीजरल पार्ट है। तो फर्स्ट न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स क्या होती है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोला जाता है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोर्ट्स बनाई जाती हैं, उनको बोला जाता है स्पेशल कोर्ट। तो सबसे पहले स्पेशल कोर्ट कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट।
क्यों बनाएंगे? तो स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस, मतलब केस जल्दी सॉल्व हो सके उसके लिए। एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एज मेनी स्पेशल कोर्ट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है भाई केसेस ज़्यादा है तो 2 स्पेशल कोर्ट भी बना सकते हैं एक एरिया के लिए, या लगता है कि केसेस ज़्यादा नहीं है तो 2 एरिया के लिए एक स्पेशल कोर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, नेसेसरी फॉर सच एरिया और एरियाज। अब स्पेशल कोर्ट में कौन होगा? तो एक सिंगल जज होगा जो ऑफिस होल्ड करेगा, जो डिसीजन लेगा एज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। ये याद रखने का है भाई। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड का ऑफेंस है तो वहां पे 5 साल का लिखा है ना इम्प्रिजनमेंट, उस केस में वो जो पर्टिकुलर केस है वो कहाँ पे जाएगा? स्पेशल कोर्ट में। तो जहां पे भी ऑफेंसेस पनिशेबल है 3 years और मोर, उनके लिए ये सिंगल जज डिसीजन लेगा। और अदर केसेस में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन एनी अदर ऑफेंसेस, वो भी कौन अपॉइंट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 3 साल या उससे ज्यादा हो तो स्पेशल कोर्ट, और 3 साल से कम हो तो डिसीजन विल बी टेकन बाय अ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। ठीक है, तो जब तक ऐसा बोला है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जब तक यहाँ पे स्पेशल कोर्ट नहीं बनती तब तक कंपनीज एक्ट में जो स्पेशल कोर्ट है वो उन ऑफेंसेस को कंटिन्यू करेंगे जो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, और अगर कंपनीज एक्ट में भी कोई स्पेशल कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट will continue the cases and exercise the jurisdiction over the area। ठीक है, तो करंटली अगर कंपनीज एक्ट में कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है हमारे एलएलपी के लिए तो कौन लेगा? तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा वो। फिर कंपनीज एक्ट में अगर स्पेशल कोर्ट है तो उसमें जाएगा, और एलएलपी में जब स्पेशल कोर्ट बन जाएगी तो वो एलएलपी का केस उसी स्पेशल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है स्पेशल कोर्ट में जाने का, जब तक स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कंपनीज एक्ट वाले अथॉरिटी में जाने का। ओके, फिर प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया का जुरिस्डिक्शन आपको दिया है। देखो कोई कोर्ट बनता है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में बनता है, जैसे नेहरू नगर का कोर्ट है तो उसके पास केसेस हैंडल करने की अथॉरिटी होगी उसी एरिया की, तो वो जुरिस्डिक्शन आपका कौन सा है वो बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अपने जुरिस्डिक्शन में उनके पास वो पावर्स रहेंगे। ठीक है, तो कोई सेम ट्रायल चल रहा है, मतलब कोई ऑफेंस है, पर्सन ने ऑफेंस किया है, वो एलएलपी में भी ऑफेंस है और सीपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी ऑफेंस है जिसको हम सीआरपीसी भी बोलते हैं, तो उसको भी स्पेशल कोर्ट ट्रायल में ले सकता है। मतलब दोनों एक्ट के अंडर सुनवाई हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो वो पावर स्पेशल कोर्ट के पास भी है कि किसी और एक्ट का भी आप ट्रायल ले सकते हो। ठीक है, तो कौन से हमको लेने हैं? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years। ठीक है, और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट स्पेशल कोर्ट कितना दे सकता है? 1 year का। ये याद रखना है कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट गिवन बाय स्पेशल कोर्ट शुड बी 1 year। और कहीं पे लगता है भाई 1 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट देना पड़ेगा, ऑफेंस बहुत सीवियर है, तो उस केस में जो भी आई विटनेसेस हैं, जो भी एग्जामिनेशन आप कर रहे हो उसको रिकॉल, रजिस्टर, रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। रीहियर करके हम चाहे तो ज्यादा का भी डिसीजन दे सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जनरली कितना अलाउड है? 1 year। ओके, उसके बाद एक और न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है जिसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, अपील एंड रिवीजन। मतलब क्या हुआ, मेरे को एलएलपी का कुछ प्रॉब्लम था तो मैं स्पेशल कोर्ट गई, स्पेशल कोर्ट ने बात सुनी और कोई डिसीजन दिया, पर मैं उस डिसीजन से डिससैटिस्फाइड हूं, मेरे को वो डिसीजन पसंद ही नहीं आया, तो या तो मैं पहले स्पेशल कोर्ट को बोलूंगी कि अपने ऑर्डर को रिवाइज करो, या तो फिर मैं अपील करूंगी। अपील हमेशा हायर अथॉरिटी में होती है, हायर अथॉरिटी में अपील करूंगी और बोलूंगी भाई मेरे को ये डिसीजन नहीं समझ आया, आप फिर से चेक करो। तो अपील के लिए किसके पास जाने का? तो वो जुरिस्डिक्शन दिया है हाई कोर्ट। ठीक है, तो वो अपील के लिए हमको जाना है हाई कोर्ट में। इसमें बस इतना याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक और न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जैसे आरओसी के अलग अलग ऑफिसेज होते हैं वैसे यहाँ पे एलएलपी में भी अथॉरिटी के ऑफिसेज होंगे जिनको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज।
ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है और कोई क्वेरी है तो आप वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके बात कर सकते हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस कितने बनाने हैं, उनके क्या फंक्शंस होंगे, वो सब कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उनका जूरिस्डिक्शन मतलब किस एरिया में वो काम करेंगे, क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, सब कुछ डिसाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें किस किस को अपॉइंट करेंगे, तो रजिस्ट्रार्स होंगे, फिर एडिशनल रजिस्ट्रार जो उनके साथ काम करेंगे, जॉइंट रजिस्ट्रार जिनको एक ड्यूटी साथ में असाइन की जाती है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो उनके नीचे काम करेंगे। तो कितने अपॉइंट करना है वो भी सब डिसाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उनको पावर्स ड्यूटीज दी जाएगी, उनकी सैलरी वेजेस सब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट्स पे सील भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो रिलायबल होने चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट पे सील अवेलेबल होना चाहिए, क्लियर। और लास्ट वाला है दैट इज पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, ठीक है। सो एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और फाइल्ड अंडर दिस एक्ट विद द रजिस्ट्रार इफ नॉट रजिस्टर्ड और फाइल्ड इन टाइम, मतलब जो टाइम था उसमें हमने रजिस्टर नहीं करवाया, then it may be registered or filed after that time on payment of such additional fees as may be prescribed in addition to any fee which is payable for filing of such document or return, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या बोला था, एडिशनल फी 100 रुपीज पर डे लगेगी। अच्छा, एडिशनल फी क्या होता है कि भाई मैंने रिटर्न लेट भरा तो ओरिजिनली अगर लिखा है 500 रुपए पर डे आपको पेनल्टी भरना है तो वो तो भरनी ही पड़ेगी, उसके अलावा एडिशनल फीस भी भरनी पड़ेगी 100 रुपीज पर डे, ठीक है। तो पहली चीज ये पेनल्टी नहीं है, ये एडिशनल फीस है, मतलब वो पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, उसके ऊपर ये फाइन भी लगेगा। और पहले क्या था, 100 पर डे था, उसमें अभी क्या बोला है, एडिशनल फीस विल बी लेवीड पर डे एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न शैल बी फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट विदाउट एनी प्रेजुडिस, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ डिफरेंट फी और एडिशनल फी मे बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलएलपी। अब इन्होंने यहाँ पे काफी सारे चेंजेस किए। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में स्मॉल एलएलपी का। अब स्मॉल एलएलपी क्या होता है, छोटे मोटे एलएलपी, ठीक है। तो स्मॉल एलएलपी और जो अदर देन स्मॉल एलएलपी जिनको हम नॉन स्मॉल एलएलपी बोलते हैं, उन दोनों के लिए ना फीस का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे ये 100 रुपीज पर डे लिखा है ना, तो आपको बताऊं मैं, नया जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल एलएलपी के लिए एप्लीकेबल है, पर डे 50 रुपीज, ठीक है। तो अगर आपका स्मॉल एलएलपी और डिफॉल्ट करते हो तो एडिशनल फीस कितना लगेगा, 50 रुपीज पर डे लगेगा। और नॉन स्मॉल एलएलपी है तो उसमें 100 पर डे। तो इसमें ऐसा बोला है कि यहाँ पे अथॉरिटी दी है कि आप अलग अलग फीस अलग अलग क्लासेस ऑफ एलएलपी के लिए रख सकते हो, ठीक है। पर वो पूरा जो डिटेल में फीस स्ट्रक्चर है ना कि मैक्सिमम कितना फी होगा, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो अपन को याद रखना नहीं। एक एडिशनल फी भरनी है जितना बोला उतना, और अलग एलएलपी के लिए अलग एलएलपी के लिए अलग अमाउंट ऑफ फीस हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द अमेंडमेंट्स ऑफ एलएलपी, क्लियर। चलो, अब हमने एलएलपी का बेसिक समझ लिया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। अब मेन काम हम लोग कर रहे हैं अपनी नवकार की बुक में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नवकार की बुक में थोड़े बहुत एडिशंस कर दो ताकि आपको वो शीट अलग से ना देखनी पड़े, ठीक है। चलो, तो एलएलपी में आते हैं हम लोग। सबसे पहले एक टॉपिक मैं आपको लिखवा देती हूँ, वहां पे कॉपी कर लेना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एलएलपी। देखो, स्मॉल एलएलपी और नॉन स्मॉल एलएलपी में ज़्यादातर तो फीस का ही डिफरेंस आता है, जो भी प्रोसीजरल पार्ट होता है कि कितना फीस लगेगा, कितना एडिशनल फीस लगेगा, उनको जल्दी छोड़ा जाएगा कि नहीं, उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके अलावा उसका अभी तक कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन लिख देते हैं। स्मॉल एलएलपी गवर्न बाय सेक्शन 2TA। इट मीन्स, कॉपी करते जाना साथ में, इट मीन्स a LLP in which, first point, contribution मतलब capital contribution is less than, or you can say up to 25 lakhs, ठीक है, ठीक है। और वो मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक जा सकता है, तो 5 करोड़,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेके जा सकती है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम है। एंड सेकेंड, टर्नओवर। टर्नओवर मतलब जो टोटल सेल्स होती है हमारी, ओके, टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 40 लाख रुपीस। और ये दोनों कंडीशन के बीच में हमको क्या लिखना है, एंड लिखना है। और ये 40 लाख को वो लेके जा सकते हैं 50 करोड़ तक। और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, पर अथॉरिटी ने बोल दिया है which meets such other requirements as may be prescribed। ठीक है, तो और कोई टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर दिया तो भी वो स्मॉल एलएलपी में आ जाएगा, भले ही वो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को फुलफिल ना करे। ठीक है, तो ये स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन है। एग्जाम में ऐसा मत लिखना, एग्जाम में क्या लिखोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज एंड द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज। ओके, तो ये स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन सबसे पहले कॉपी कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, इट विल रिमेन सेम द कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस भी सेम है, कंटेंट्स डिफरेंस बिटवीन रिमेन सेम। पार्टनर मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज सेम। हाँ, डीपी में थोड़ा प्रोविजन ऐड हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला, उसमें आ जाओ। सबसे पहले वहां पे मैंने करेक्शन करवा दिया है, फिर भी अगर नहीं किया तो 182 की जगह पे 120 डेज आएगा, वो कर देना। ठीक है, और डीपी में एक शॉर्ट प्रोविजन में साइड में ऐड कर रही हूँ, शॉर्ट में वहां पे लिख देना कि डीपी कौन है, तो जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है और they are appointed as per the agreement। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है या म्यूचुअल अग्रीमेंट से अपॉइंट हुआ। पहले एलएलपी को क्या करना है, कंसर्ट ले लेना है उनसे, विथ कंसर्ट वो अपॉइंटेड होने चाहिए। और एलएलपी की ड्यूटी बनती है टू गिव अ नोटिस टू फाइल अ फॉर्म टू आरओसी विद इन 30 डेज। 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट आपको रजिस्ट्रार के पास वो फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके साथ उनका वो कंसर्ट लेटर, जैसा हमने इनकमिंग पार्टनर में पढ़ा था कि भाई नोटिस के साथ कंसर्ट लेटर जाना चाहिए, अब डीपी में वैसा है। ठीक है, तो डीपी अपॉइंट कर रहे हो, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में किया हुआ है या अग्रीमेंट के हिसाब से कर रहे हो, तो 30 डेज में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड कंसर्ट लेटर होना चाहिए। ठीक है, और डीपीआईएन का प्रोविजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो एवरी डीपी shall obtain a DPIN। ठीक है, तो ये DPIN होगा नहीं तो वैसे भी आप डीपी बन ही नहीं सकते हो, तो एमसीए की साइड से ही DPIN लेना पड़ेगा। एंड प्रोविजन कैसा है, सेम एज DIN, कंपनीज एक्ट वाला। ओके, तो इसीलिए वो वाला सेक्शन यहाँ पे लिखा है 153 to 159, सेम एज डिन। ठीक है, डन। तो ये डीपी में चेंजेस है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में। उसके बाद एडवांटेजेस सेम है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विल रिमेन सेम। इसमें पेनल्टी का अमाउंट भी सेम है, इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है फिलहाल उसमें। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ चेंजेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्वेश्चन नंबर 11 में चेंजेस है, उसमें भी पेनल्टी का अमाउंट इन्होंने चेंज किया है। तो इसमें जो लास्ट में पेनल्टी है ना, वो कैंसिल कर दो, 4th पॉइंट को, 2000 to 25,000 नहीं आएगा। उसकी जगह पे अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड, तो पेनल्टी का अमाउंट वहां पे लिख दो 500 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹50,000। ठीक है, तो ये 2000 25,000 की जगह पे ये वाला पेनल्टी वहां पे लिख देना।
ठीक है, और ये एलएलपी और पार्टनर दोनों के लिए है। सिर्फ फिर लास्ट में अमाउंट ही कैंसिल करो, बाकी सब वैसा ही रहने दो। क्लियर, लिख दिया। चलो, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज नहीं है। हाँ, नेम वाले सेक्शन में चेंजेस है। नेम में क्या था, पहले क्या बोला था, देखो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बोला था बी पर में, अभी इन्होंने पार्टनरशिप फर्म हटा दिया। ठीक है, तो विथ एनी अदर एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट और यू कैन से कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, सिर्फ यहाँ से पार्टनरशिप फॉर्म हटा दिया। ओके, फिर आ जाता है चेंज ऑफ नेम में। चेंज ऑफ नेम इंपॉर्टेंट है, पहले भी इंपॉर्टेंट टिक करवाया हुआ है। सेक्शन 17 सीजी के पास पावर है। ठीक है, इसमें सीजे इज सेटिस्फाइड whether through inadvertence or otherwise by change of name identical with any other LLP body corporate, ये सब सेम है, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, फाइन का अमाउंट इन्होंने यहाँ पे चेंज किया है। और उसका प्रोसेस, ये प्रोसेस जो चेंज ऑफ नेम से रिलेटेड प्रोसेस है वो मैं साइड में लिख देती हूँ। जो कंपनी है फॉर एग्जाम्पल जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वायोलेट हो रहा है या जिसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को हमने एज अ नेम रख दिया है, उस कंपनी के पास 3 साल का टाइम है। वो जो कंपनी है या एलएलपी है उनके पास एप्लीकेशन या कंप्लेन करने के लिए 3 इयर्स है। ठीक है, सो दे हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 3 इयर्स। तो 3 साल के अंदर अंदर उनको उस एलएलपी को बताना पड़ेगा, प्लस सीजी को बताना पड़ेगा कि आप नाम को बोलो चेंज करें। ठीक है, तो सीजी चेक करेगा कि हाँ भाई इनका नाम सेम है, तो सीजी क्या करेगा, एलएलपी को बोलेगा कि भाई विद इन 3 मंथ्स में आप अपने नाम को क्या करो, चेंज। ठीक है, तो एलएलपी की यहाँ पे ड्यूटी बनती है 3 महीने में आपको नाम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नाम चेंज हो गया उसके बाद क्या करने का, तो नाम चेंज हो गया उसके विद इन 15 डेज में ठीक है, तो अब एलएलपी क्या करेगा, नाम चेंज करके 15 डेज में किसको बताएगा, तो रजिस्ट्रार को बताएगा अलोंग विथ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो न्यू नेम का जो आपका प्रोविजन आएगा, नोटिस आएगा, वो प्लस ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अटैच करके हमको बताना है रजिस्ट्रार को। ये लिखते जाना साथ में जल्दी जल्दी। ठीक है, रजिस्ट्रार को बताएंगे, वो क्या करेगा, नए नाम को सर्टिफिकेट में डाल देगा, नया सर्टिफिकेट, एक फ्रेश सर्टिफिकेट हमको इशू करेगा। तो रजिस्ट्रार विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट और वी कैन से द सर्टिफिकेट विथ अ न्यू नेम। ठीक है, और जैसे ही हमारे हाथ में ये नया सर्टिफिकेट आ गया ना, नाम चेंज हो गया, उसके विद इन 30 डेज में हमको क्या करना है, एलएलपी अग्रीमेंट में नेम चेंज करना है। ठीक है, और अब हमारा काम हुआ खत्म। क्लियर, चलो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, सो दैट इज अ न्यू प्रोविजन इंसर्टेड फॉर चेंज ऑफ नेम। या अलग से वहां पे नोटबुक में कॉपी कर लेना। ठीक है, जो भी चेंजेस आता है ना लॉ में हमेशा वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चेंजेस अवॉइड मत करना, ये पढ़ के ही जाना अच्छे से, प्रोसेस पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, चलो, तो चेंज ऑफ नेम हमारा हो चुका, प्रोसेस हमने अलग से ऐड कर दिया है इसमें। फिर 14th रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर में कुछ नहीं है। सिजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट में भी कोई चेंज नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर में है, सेक्शन 25 में चेंज है।
उसमें आई थिंक पेनल्टी का अमाउंट चेंज किया है इन्होंने। हाँ, तो ये 2000 से लेके 25,000 ऊपर वाले सेक्शन में भी वही कैंसिल किया था, इसमें भी वही कैंसिल करना है। अब यहाँ पे लिमिट आ गया है पेनल्टी का 10,000 रुपीज़, दोनों में सेम। तो 2000 से लेके 25,000 दोनों पॉइंट में हटा देना, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में, और उसकी जगह पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, सिंपल। सिक्स्थ वाला पॉइंट सेम है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर सेम है, होल्डिंग आउट सेम है। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, इसमें भी सिर्फ वो इम्प्रिजनमेंट वाले पॉइंट में चेंज किया है। इम्प्रिजनमेंट जो 2 इयर्स है ना, सिर्फ उसकी जगह पे आ गया है 5 इयर्स। ठीक है, सो इम्प्रिजनमेंट 2 इयर्स की जगह पे 5 इयर्स करना है। बाकी पूरा प्रोविजन सेम है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड में। ओके, तो फ्रॉड वाले पॉइंट में सिर्फ पेनल्टी हमने चेंज किया, 2 इयर्स का 5 इयर्स। विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट सेम है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें भी पेनल्टी का अमाउंट चेंज किया गया है। थर्ड पॉइंट में आ जाओ। यहाँ पे अगर आप सेक्शन 3 वायोलेट कर रहे हो, ठीक है, सेक्शन 3 में क्या है कि आपको जो स्टेटमेंट है वो फाइल करना है रजिस्ट्रार में टाइम पे, अलोंग विद सच फीस सच मैनर। ठीक है, वो अगर आप टाइम पे नहीं कर रहे तो उसके लिए पेनल्टी दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट हमको फाइल करने हैं कहाँ पे, रजिस्ट्रार में फाइल करने हैं। टाइम लिमिट भी आपको पता है, 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है। अच्छा, इसके साथ मैं एनुअल रिटर्न वाली पेनल्टी भी लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों केस में पेनल्टी सेम है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं किए 6 मंथ्स में, या तो फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया रजिस्ट्रार के पास, और उसमें टाइम लिमिट आपको याद होगा 60 डेज का टाइम लिमिट अप्लाई होता है। ठीक है, उसमें 6 मंथ्स है और इसमें 60 डेज है। तो ये दोनों केस में अगर आप वायोलेशन कर रहे हो तो पेनल्टी का अमाउंट है 100 पर डे। जब तक ऑफेंस कंटिन्यू होगा 100 रुपीज पर डे पेनल्टी लगेगा। और एलएलपी के लिए मैक्सिमम अमाउंट है, एलएलपी के लिए मैक्सिमम अमाउंट है 1 लाख रुपीज, एंड डीपी के लिए मैक्सिमम अमाउंट है 50,000। ठीक है, ये दोनों केस में सेम पेनल्टी है। स्टेटमेंट टाइम पे फाइल नहीं किया, ठीक से फाइल नहीं किया, और एनुअल रिटर्न ठीक से फाइल नहीं किया, तो 100 रुपीज पर डे टिल द ऑफेंस कंटिन्यूस। ठीक है, अब इन्होंने अलग से पेनल्टी मेंशन की है कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, या ये जो स्टेटमेंट ऊपर है उसको ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। आपकी ड्यूटी बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके रखना, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी बना के रखना। ठीक है, तो अगर उसको ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, या फिर ऑडिट में कवर हो रहे थे और ऑडिट नहीं करवाया, तो उसके लिए अलग से पेनल्टी दिया है। तो उसके लिए पेनल्टी कितना दिया है, उसके लिए एलएलपी के लिए पेनल्टी दिया है मिनिमम 25,000 टू 5 लाख। लिखते जाना साथ में। एंड डीपी के लिए पेनल्टी दिया है 10,000 से लेके 1 लाख। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो। ये फर्स्ट वाली पेनल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही रखना, दोनों याद रहती है तो बेस्ट है। ओके,
चलो उसके बाद कन्वर्जन वाला प्रोविजन सेम है, वाइंडिंग अप इज सेम। कंपनीज एक्ट में मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था कि जहाँ पे भी कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है वहाँ पे 2013 कर देना, वो ऊपर स्टार्टिंग में ही लिख दो कि इट शैल बी टेकन एज 2013। ठीक है, अब जो एडिशनल न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है वो मैं शॉर्ट में इंपॉर्टेंट वाले लिखवा रही हूँ, वो लिख लेना। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, सेम एज कंपनीज एक्ट। ठीक है, उसके बाद बिजनेस का जो डेफिनेशन है वो भी सेम है, फिर लिख दिया है एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सीजी बोल रहा है भाई ये फिनेंसिंग एक्टिविटी नहीं करने की, बैंकिंग नहीं करने की, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट वाले ट्रांजैक्शन एलएलपी नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकते, वो फिर बिजनेस में से हटा दिया। ठीक है, सो वो अब तक बोला नहीं है, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देते हैं। ठीक है, स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी लिख दिया। बाकी सारे जो चेंजेस थे प्रोविजन में वो हमारे हो चुके हैं। अब न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन में एक पहले सबसे शॉर्ट वाला प्रोविजन है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नाफरा। नाफरा मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाफरा याद है ना, जो है एएस बनाते हैं, वो अथॉरिटी है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब एएस, एंड सेकंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग मतलब एसए। एएस मतलब आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, और एसए मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ये सब डिटेल में आप लोग जाके इंटर में पढ़ने वाले हो कि ये होता क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो ये किस एलएलपी पर अप्लाई होंगे, किनको ये फॉलो करने की जरूरत है, कौन से ईएस फॉलो करने हैं, कौन से एसए फॉलो करने हैं, वो सब कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नाफरा। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन हो गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं स्पेशल कोर्ट। अब पूरा प्रोसीजरल पार्ट में जाते हैं, उसमें सबसे पहले दिया स्पेशल कोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट। कितनी स्पेशल कोर्ट बनानी है, 1 बनानी है, 2 बनानी है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। उनको जूरिस्डिक्शन दिया जाएगा, उस जूरिस्डिक्शन में उनको काम करना है। उसमें होगा कौन, तो देयर विल बी अ सिंगल जज। अच्छा, ये सिंगल जज कब डिसीजन देगा, जब इम्प्रिजनमेंट मोर देन और इक्वल टू 3 years है, उस केस में सिंगल जज के पास अथॉरिटी रहेगी। एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अदर केसेस मतलब ऑब्वियसली लेस देन 3 years के केसेस में वो लोग डिसीजन देंगे। ठीक है, और पावर्स क्या हैं उनके, उनके फंक्शंस क्या रहेंगे, ड्यूटीज एंड पावर्स। तो पहला, उनको जो जूरिस्डिक्शन दिया है उसी जूरिस्डिक्शन में काम करना है। ठीक है, जूरिस्डिक्शन मतलब एरिया ऑफ वर्क, जैसे आपको नेहरू नगर का एरिया दिया तो उसी में काम करना है, तो एरिया ऑफ वर्क उनका स्पेसिफाई कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, स्पेशल कोर्ट चाहे तो सीआरपीसी का कोई ऑफेंस है तो उसका भी ट्रायल ले सकते हैं, तो अदर ऑफेंसेस में भी स्पेशल कोर्ट के पास अथॉरिटी है। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट आपको पता है, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 1 year का। तो पावर है स्पेशल कोर्ट के पास केस सॉल्व करने का, पर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना दे सकते हो, 1 year। अगर लग रहा है उससे ज्यादा होगा तो पूरे ट्रायल को रिकॉर्ड करके रखो। ठीक है, बाकी मैक्सिमम अथॉरिटी गिवन इज 1 year।
ठीक है, चलो ये स्पेशल कोड कॉपी कर लो। ठीक है, डन। स्पेशल कोर्ट वाला प्रोविजन आ गया, उसके बाद अपील एंड रिवीजन दिया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविजन है नया वाला, न्यूली रिवाइज्ड, दैट इज अपील एंड रिवीजन। उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है, उसकी अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट के डिसीजन से आप डिससैटिस्फाइड हो तो अथॉरिटी इज गिवन टू हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जाने का अपील करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक न्यूली इंसर्टेड है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये भी अथॉरिटी है जो सेटअप किया हुआ है। इसको भी शॉर्ट में मैं एरो फॉर्म में लिखवा देती हूँ ताकि याद रहे, एग्जाम में पॉइंट वाइज लिख देना उसको। तो यहाँ पे भी अथॉरिटी कौन है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू एस्टैब्लिश रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जिसको मैं यहाँ पे आरओ लिख रही हूँ, आरओ मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, फिर उनका जूरिस्डिक्शन बताएंगे कि किस एरिया में उनको काम करना है, वो बताया जाएगा। उसमें अलग अलग रजिस्ट्रार अपॉइंट होंगे, वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रजिस्ट्रार्स, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार। जैसा उनको ठीक लगे वैसे उतने रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और फिर बताए जाएंगे उनको उनके पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, वो सब भी कौन बताएगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। हमको बता दिया है कि ऐसा एक ऑफिस सेटअप होने वाला है, तो आगे से कोई भी क्वेरी हो, रजिस्ट्रेशन का कोई भी डाउट हो तो वहां पे जाके मिल लेने का। ओके, सो दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, और लास्ट हमारा जो हेडिंग है अमेंडमेंट वाला, दैट इज एडिशनल फीस। ठीक है, एडिशनल फीस पहले क्या था, तो 300 डेज तक लेवी होता था। ठीक है, अगर आपने टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं भरा तो 300 दिन तक आप उसको फाइल कर सकते हो। तो उसमें अब यहाँ पे बोल दिया है कि एडिशनल फीस लेवी होगा। ठीक है, एडिशनल फीस लेवी होगा आफ्टर द नॉर्मल फीस। ठीक है, मतलब इन एडिशन टू द नॉर्मल फीस, एंड द एडिशनल फीस में डिफर फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एलएलपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो स्मॉल एलएलपी मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कि स्मॉल एलएलपी है तो 50 पर डे लगता है, नॉन स्मॉल एलएलपी तो 100 पर डे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बता दिया है कि पर डे पेनल्टी लगेगा और अलग अलग एलएलपी के लिए अलग अलग फाइन और फीस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ एलएलपी। इतनी चीजें नवकार की बुक में प्लस माइनस करके और ये एडिशनल पॉइंट्स वहां पे लिख देना, तो आपका एलएलपी का अमेंडमेंट हो गया खत्म। ओके, अच्छे से रिवाइज कर लेना। विल सी यू इन इंटर लेवल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।